जय हिंद फ्रेंड्स, इस वेडनेसडे 30 सितंबर 2023 लेट्स गेट स्टार्ट द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। यहाँ पे सारी डिटेलिंग आपको एक ही जगह पे प्रदान कर दी जाती है। जो जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स है, जिसे हम डीसीए बोलते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करी जाएंगी। आज जो है आपको डायरेक्टली न्यूज़पेपर से मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा और ये सारी चीज़ें आपको आज प्रदान कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं नीपा वायरस। ये जो नीपा वायरस है, ये एक प्रकार से जूनोटिक डिजीज है जो यहाँ पे जानवरों से आउटब्रेक होता है। तो जानवरों से ह्यूमन तक ये चीज़ें फैलती हैं, जिसके कारण ये काफ़ी इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आता है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट करती हैं। यहाँ पे केरला में आउटब्रेक हुआ है, यहाँ पे 2-3 लोगों की मृत्यु भी हो गई है। तो निपा वायरस से काफ़ी आप लोग सचेत भी रहिए, जो लोग केरला से निकल के आते हैं। दूसरी चीज़ें, यहाँ के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो मनसुख मांडविया जी हैं, यहाँ पे कंफर्म किए हैं कितने सारी डेथ हो चुकी है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, ये भी पूछता है कि ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। क्वेश्चंस कई बार बना चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके पुणे में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV। और ये जो केरला का आउटब्रेक हुआ है, ये कोझिकोडी में हुआ है, याद रखिएगा। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर केरला के कौन है? पिनराई विजयन हैं। ये कहीं ना कहीं इन्फॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसकी समाधान के लिए चीज़ें करी जा रही हैं। तो निपा वायरस कहाँ से है? जूनोटिक डिजीज है, याद रखिएगा। जानवरों से ह्यूमन तक चीज़ें आती हैं, खास करके जो बैट होती हैं, चमगादड़ होती हैं, उससे ये चीज़ें ह्यूमन तक निकल के आती हैं। दूसरी जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, रिटेल इन्फ्लेशन जो है थोड़ी सी अभी सही पोजीशंस में आती हुई नज़र आ रही है। 6.83 के आसपास परसेंटेज पे जो महंगाई दर है वो आती हुई नज़र आ रही है। लीबिया एक कंट्री है आपकी, और लीबिया में 2300 पीपल की यहाँ पे डेथ हो गई है। कैसे? तो वहाँ पे फ्लैश फ्लड आ गई है। अचानक से जो फ्लैश फ्लड आती है, उसी की वजह से यहाँ पे चीज़ें इम्पैक्ट करी हैं। कौन से सिटी में? तो सिटी ऑफ डरमा में ये चीज़ें इम्पैक्ट करी हैं, जो यहाँ पे लीबिया में इमरजेंसी चीज़ें लागू कर दी हैं। यहाँ पे इतने सारे लोगों की डेथ हुई है, काफ़ी न्यूज़ में ये चीज़ें हैं, निकल के आ रही हैं। अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर करी जाएगी। TMC की जो MP नुसरत जहां है, यहाँ पे उनको फ्रॉड केस में इंक्वायरी हो रही है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है यहाँ पे, वो यहाँ पे क्वेश्चंस करता हुआ नजर आएगा। तो ED की बैकग्राउंड डिटेलिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये आपके सामने ED की डिटेलिंग रही। अब चलते हैं सीधे म्यांमार में। म्यांमार आपका बॉर्डर टच करता है किससे? तो आपका मणिपुर से बॉर्डर टच करता है, यानी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से बॉर्डर टच करता है इंडिया से। तो जो मणिपुर है, वहाँ पे 2 कम्युनिटी हैं। एक कम्युनिटी कौन है? आपकी मितई है, और दूसरी कम्युनिटी कौन है? कुकी जो ट्राइब ग्रुप है। ये कम्युनिटी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, और मितई कम्युनिटी हिंदू मेजॉरिटी कम्युनिटी आती है। तो इसमें कई सारे हैं, ज़्यादातर हिंदू मेजॉरिटी में आते हैं। तो यहाँ पे कुकी जो कम्युनिटी की जो है, यहाँ पे हत्या करी गई है। देखिए, वायलेंसेस की बात करी गई है। कांगपोकपी में अभी तक ये वायलेंसेस समाप्त नहीं हुए हैं। तो मणिपुर में अगर गवर्नमेंट चाहती तो यहाँ पे 7 दिन के अंतर्गत ही यहाँ पे पीसफुल हो जाती, लेकिन अभी तक चीज़ें, ये सारी चीज़ें समाप्त नहीं हुई हैं। काफ़ी इम्पैक्ट कर रही हैं ये चीज़ें। दोनों ग्रुप को लेकर के क्या डिमांड थी? तो एक जो कुकी ग्रुप है, उसको जो है 6 शेड्यूल में डाल दिया गया है, जिसके कारण वो लैंड परचेजिंग, उनके पास पावर है, रिजर्वेशंस है, जॉब में, एजुकेशंस में, स्कीम्स में, लोनिंग में, हर प्रकार की बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन मितई ग्रुप यहाँ पे 6 शेड्यूल में डालने की बात करी जा रही है, वो 6 शेड्यूल में डाला नहीं गया है अभी तक। उसी को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट है। कुकी ट्राइब चाहती है कि 6 शेड्यूल में इसको न डाली जाए, ये मेजॉरिटी ग्रुप है। इसी चीज को लेकर के दोनों में कॉन्फ्लिक्ट निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे देखा जाए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके एडिटोरियल में यहाँ पे निकलेगा। तो सबसे पहले, कई बार इलेक्शंस मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, साइमल्टेनियस इलेक्शंस के क्या क्या यहाँ पे डीमेरिट हैं।
वो कई बार बता चुका हूं आपको, लेकिन पुनः जो फैक्ट्स फिगर है उसको हम देखेंगे और समझेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इसी की बात बोली जा रही है। जो कमेटी बैठाई गई है वो हेड कौन करेंगे, तो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिनका नाम रामनाथ कोविंद है वो हेड करेंगे। यहाँ पे लीगल चीजें देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पे डिबेट होगी और क्या क्या साइमल्टेनियस इलेक्शंस को कराने के लिए कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट भी करने की आवश्यकता होगी। क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि जो यहाँ पे हम लोग साइमल्टेनियस इलेक्शंस को लाने की बातें कर रहे हैं उसके पीछे क्या बेनिफिट्स हैं, वो सारी चीजें देखने की बातें बोली जा रही हैं। सही प्रकार से अगर कंसीडर किया जाए तो ये तो सही बात है, कॉस्ट फैक्टर जो है यहाँ पे है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं। अगर एक वोट की बात करें हम तो वहाँ पे 10 से 15 रुपए के आसपास ही चार्जेस लगते हैं। अगर आप एग्रीगेट अमाउंट देखेंगे यहाँ पे तो बहुत विशाल अमाउंट निकल के नहीं आएगा, इसलिए ये कॉस्ट फैक्टर को कंसीडर करना ज़्यादा सही नहीं हो पाएगा। लेकिन यहीं पे राइट्स की बात करी जाए, 140 करोड़ लोगों की राइट्स की बात करी जाए, उनकी नीड की बात करी जाए, डिमांड की बात करी जाए, ये सब चीज़ें उनके एस्पिरेशंस की बात करी जाए, तो क्या एक बार से इलेक्शंस अगर हम करा देते हैं तो क्या उस इलेक्शंस में जो पंचायत है, म्यूनसिपैलिटी है, उसकी डिमांड हम फुलफिल कर पाएंगे? क्योंकि अलग अलग लेवल पे अगर ये मान लीजिए आपका इलेक्शंस हो रहा है पंचायत का, यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी है, यहाँ पे आपका लोकसभा है, तो अलग अलग डिमांड है, अलग अलग लोगों की नीड भी तो होगी, वो कैसे हम मैनेज कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी इशू यही सारी चीजें निकल के आ रही हैं। तो जो पॉसिबिलिटी होगी हॉर्स ट्रेडिंग की, यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग वाली पॉसिबिलिटी आ जाएगी, यानी लोगों की खरीद फरोख्त, आया राम और गया राम वाली कहानी यहाँ पे शुरू हो जाएगी। एमपी की जो ट्रेडिंग होगी वो शुरू हो जाएगी पुनः। तो इस प्रकार से चीजें होंगी, एक ही बार में इलेक्शंस होंगी, सारी चीजें आपको एक ही बार में समाप्त भी हो जाएंगी। बाकी के 4 साल क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लोगों के डिमांड क्या है, क्या परेशानियां हैं, ये देखने कौन आएगा? ये भी एक बहुत बड़ी कहानी और प्रॉब्लम निकल के आ रही है। तो सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो एब्सोल्यूट पावर जो है कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आ जाएगी। देखिए, जब सेंटर में अगर पावर है गवर्नमेंट की, कोई भी पार्टी अगर सेंटर में पावर है, तो जो सब स्टेट है, जो स्टेट लेवल पे हैं, जो म्यूनसिपैलिटी लेवल पे हैं, इनकी इलेक्शंस अगर हो रही है तो एक ही बार में तीनों का अगर इलेक्शंस हम करा रहे हैं तो जो पावरफुल सेंटर में गवर्नमेंट है उसको ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी एंगल निकल के आ रही है, क्योंकि जो पैसे खर्च करने की बातें होती हैं वो तो सही प्रकार से रेगुलेट हो नहीं पाती। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जो इलेक्शंस का आचार संहिता है वो कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे? दूसरी चीजें, अगर बात करी जा रही है इलेक्शंस एक साथ कराने की, तो यह दूसरी एंगल क्या निकल के आ रही है कि जो रीजनल लोगों की एस्पिरेशन है वो कैसे फुलफिल होगी, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तीसरा जो चीजें निकल के आ रही हैं इंपॉर्टेंट, कि जो इलेक्शंस है, जो इलेक्शंस होंगे वो हर स्टेट के अलग अलग टाइम पे, अलग अलग टाइम पीरियड पे होते हैं। किसी का मार्च में होता है, किसी का दिसंबर में होता है, किसी का अप्रैल में होता है, और साल भी यहाँ पे अंतर होता है। तो कोई 2 साल के बाद 3 स्टेट पड़ेगा, कोई 3 साल के बाद 5 स्टेट पड़ेगा, कोई 3 साल के बाद पुनः 1 स्टेट पड़ेगा। इस प्रकार से चीजें इलेक्शंस होती हैं। तो उसकी भी टाइमिंग यहाँ पे एक बार कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी, जिसके कारण यहाँ पे काफी इश्यू निकल के आएगी। तो यही सारी पॉइंट्स है जो स्टेट इलेक्शंस और फेडरल कैरेक्टर को भी यहाँ पे इशू कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा अगर इस प्रकार की चीजें करनी है तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिसीजन है। लेकिन सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आ रही हैं कि इसको करने में बहुत ज्यादा बेनिफिट निकल के नहीं आ रही है। यहाँ पे बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी को अगर कंसीडर करेंगे तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे घाटा के तरीके से हम देख सकते हैं। क्योंकि सेंटर लेवल पे और स्टेट लेवल पे दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ नजर आएगा। तो बहुत सारी स्टेट भी इससे एग्री कर नहीं रही हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर इश्यू निकल के आएगा।
अब आगे आते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट जो एडिटोरियल है उसको हम देखेंगे, फिर सारी चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पे जो बॉर्डर पॉइंट है, यानी भारत का जो बॉर्डर पॉइंट है वो यहाँ पे निकल के आ रहा है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो क्या निकल के आ रहा है, सबसे पहले अगर बात करी जा रही है तो आपका जो रण ऑफ कच्छ है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये अपना भारत है, ड्राइंग तो मेरी सही नहीं है लेकिन फिर भी चलिए सही है। तो ये आपका जो रण ऑफ कच्छ है इसी की हम बात कर रहे हैं। रण ऑफ कच्छ में एक सर क्रीक लाइन है। तो ये सर क्रीक लाइन जो है अंग्रेजों के समय में बंटवारा में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लाइन खींची गई थी। इसी क्रीक वाले लाइन पे एक नाला है जिसका नाम हरमी नाला है। वहाँ पे बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पोस्ट लगाई गई है, बीएसएफ वहाँ पे लगे हुए हैं। तो बीएसएफ लगे हुए हैं, अमित शाह वहाँ पर पहुँचे हैं चेकआउट करने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ से बहुत सारी इन्फिल्ट्रेशन होती है। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लोग आते जाते रहते हैं, चाहे टेररिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आने की बात कही जा रही है। तो यहाँ पे बॉर्डर को जब गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट आई थी तब उसी वक्त इस प्रकार की चीज़ें करी थी कि बॉर्डर की सिक्योरिटी हमारी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, हम इसको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ट्रीट करना चाहते हैं, यहाँ पे केयर करना चाहते हैं, क्योंकि बॉर्डर से एक्सप्लॉइटेशन और इन्फिल्ट्रेशंस होती हुई नज़र आती है। तो ये इम्पोर्टेंट है और विजिलेंस यहाँ पे चीज़ें करने की ज़रूरत है। सही प्रकार से देखरेख अगर होगी तभी जा करके ये चीज़ें रुक सकती हैं। बीएसएफ जो है बातें यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बेटर सर्विलेंस की ज़रूरत है, जिसके कारण यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो सही प्रकार से अगर बात करी जाए तो एक रोड है चिंदिया मोड़ बिया बेत लिंक रोड। तो यहाँ पे टावर बैठाई गई है जिसके कारण हरमी नाला के पास। तो यहाँ पे इस टावर में क्या चीज़ें हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही चीज़ें हैं इस टावर से निकल के आ रही हैं कि ये टावर अगर बनाई जाएगी कहीं तो इस टावर में क्या चीज़ें निकल के आएंगी, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी तो यहाँ पे लाइट होगी और चीज़ें देखी जाएंगी कि कौन इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, कौन एक जगह से दूसरे जगह चीज़ें भेज रहा है या फिर आदान प्रदान कर रहा है, ह्यूमन की चीज़ें हो रही हैं। सारी चीज़ों को यहाँ पर देखने का आसानी हो जाएगी। यहाँ पे चेकआउट करने के लिए बीएसएफ को काफ़ी आसानी हो जाएगी। 9.5 मीटर की यहाँ पे हाइट है इस पोस्ट टावर की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसकी ग्रेट एडवांटेज यहाँ पे निकल के आएंगी बॉर्डर की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 करोड़ के आसपास इसमें खर्चे करे गए हैं इस प्रकार की चीज़ें डेवलप करने के लिए। तो ये जो इनिशिएटिव है ये मोदी जी का विजन था कि हम बॉर्डर को सिक्योर करेंगे। टोटल 257 करोड़ के आसपास यहाँ पे चीज़ें खर्च करी गई हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये हरमी नाला की अगर बात करी जाए तो ये एक प्रकार से नेचुरल बॉडी है, याद रखिएगा, क्वेश्चंस यहाँ से भी बन सकता है। 25 किलोमीटर लंबी ये पाकिस्तान बॉर्डर कच्छ इन सबसे जुड़ता हुआ नजर आता है। तो हरमी नाला नेचुरल बॉडी है, वाटर बॉडी है, याद रखिएगा। कुछ इसके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक भी हैं। तो यहाँ पे टाइडल वाटर भी उठते रहते हैं, यानी ज्वार भाटा उठते रहते हैं पाकिस्तान साइड से, और ये चीज़ें आपका पाकिस्तान साइड और चीनी बंद चाइना बंद जिसको बोलते हैं जस्ट नॉर्थ ऑफ द बुधोधोरो, यहाँ पे ये चीज़ें चाइनीज असिस्टेंस यहाँ से प्रिवेंट करती हैं टाइडल वाटर को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया भी हो जाता है और इन्फिल्ट्रेशन के माध्यम से यहाँ पे इसीलिए बीएसएफ को डाला भी गया है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो आपको जानना। दूसरी चीज़ें जो हरमी नाला है, जो आपको वाटर बॉडी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो एक्सट्रीमली फिशिंग जोन भी मानी जाती है, क्योंकि दलदली एरिया है, यहाँ पे फिश भी काफ़ी अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे फिश को यहाँ पे फिशिंग भी होती है, जिसके कारण यहाँ पे लोगों का घर भी चलता है। तो काफ़ी यहाँ पे जो ह्यूमिड वातावरण है और 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी मेंटेन किया हुआ है। तो यहाँ पे गर्मी भी अधिक पड़ती है, ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। दूसरी चीज़ें जो हरमी नाला है यहाँ पे, ये इंडिया के साइड से अप्रोच नहीं हो पाता है। बीएसएफ पर्सनल
के पास यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सही प्रकार से होनी चाहिए, बोट होनी चाहिए चैनल को रूटीनली चेकअप करने के लिए, तभी तो यहाँ पे चीजें हो पाएंगी, अदरवाइज काफी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे इटली जो है उससे हम लोग ATV लिए हैं। क्या है ये? तो ये ऑल टेरेन व्हीकल है एक प्रकार से बोट के रूप में, जो यहाँ पे बॉर्डर को यहाँ पे चेक आउट करती है कि क्या इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, किस प्रकार से चीजें चल रही हैं। आशा करते हैं जो मैं बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही है। तो स्पीड बोट्स का इस्तेमाल करा जाएगा ताकि चीजें लंबा दूरी कम समय में कवर हो जाएं। इस प्रकार से मेजर्स जो लिया गया है वो कहीं ना कहीं एम्बैंकमेंट भी बनाने में यहाँ पे हम लोग सफल होंगे। तो एम्बैंकमेंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बाउंड्री बनाया जाए, तब जाकर के ये चीजें सफल हो पाएंगी। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के CM थे तभी यहाँ पर वो विजिट करते रहते थे और हमेशा कहीं ना कहीं उनका कंसर्न रहता था कि किस प्रकार से बॉर्डर को सिक्योर किया जाए, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशंस गुजरात से, राजस्थान से, पंजाब से, जम्मू कश्मीर से, ये जो बॉर्डर टच करती हैं स्टेट, अब तो लद्दाख भी टच करती है। तो इन स्टेटों से काफी इशू निकल के आती है। इस रीजन में क्या, तो यहाँ पे जो होम मिनिस्टर, यहाँ पे BSF पर्सनल इस सेक्टर में जो कमांडो लगे गए हैं उसको क्रीक क्रोकोडाइल बोला गया है, याद रखिएगा नाम जो दिया गया है। तो जो वाटर विंग है फोर्स की उसको यहाँ पे क्रीक क्रोकोडाइल बोली गई है और ये चेकआउट करेगी। ये सब काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो यहाँ पे पानी की भी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी डाइवर्स यहाँ पे कंडीशंस हैं, क्रिटिकल कंडीशंस भी हैं, जिसके कारण नर्मदा की पाइप वाटर यहाँ तक पहुंचाई गई है। तो सारी चीजें आपको बता दिया। मैं आशा करता हूँ चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे अगर देखा जाए सही मायने में नेक्स्ट जो एडिटोरियल निकल के आ रही है, नो फिल्टर्स, यानी जो आपका यहाँ पे इश्यू निकल के आ रहा है वो क्या है, तो प्रायल अप्रूवल जो रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं करप्शन प्रोब में ये डिजायरेबल नहीं है, यानी प्रायल अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पे वही बातें बोली गई हैं। 2014 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है सेक्शन 6A दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को लेकर के 1946 वाला जो CBI को लेकर के आता है। तो सबसे पहले CBI की बैकग्राउंड डिटेलिंग देख लिया जाए। ये CBI है और CBI का आपको पूरी डिटेलिंग इस स्लाइड्स में मैं दे दिया। ये एक प्रकार का डोमेस्टिक क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो भारत के अंतर्गत ही ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेट करती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस और पेंशंस के अंतर्गत ये आती है। और अपॉइंटमेंट कमेटी की बात करी जाए किस प्रकार से CBI के हेड की अपॉइंटमेंट होती है, तो PM होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होते हैं। इसकी स्थापना की बात करी जाए तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव दिल्ली पुलिस एक्ट के अंतर्गत 1946 के अंतर्गत इसकी स्थापना होती है। मोटो इसका दे दिया हूँ यहाँ पे। और सारी डिटेलिंग की बात करी जाए तो फॉर्मेशन इसकी हुई थी 1963 में, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत एक रिजोल्यूशंस के अंतर्गत इसकी होम मिनिस्ट्री ने स्थापना करी थी। अभी इसकी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंतर्गत ये आती है। इसका हेडक्वार्टर जो है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में है। और सारी डिटेलिंग आपकी यहाँ पर मैं दे दिया हूँ। आशा करता हूँ CBI की सारी डिटेलिंग आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे क्या है, सेक्शन 6A में यहाँ पे ये सारी चीजें बता रहा है कि किस प्रकार से हम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशंस जो कर रहे हैं वो अगेंस्ट द ऑफिशियल रैंक होगा, यानी जो ज्वाइंट सेक्रेटरी और उसके ऊपर लेवल के हैं उसकी CBI इंक्वायरी सेंटर के अप्रूवल के बिना नहीं हो पाएगी, ये कहा गया। लेकिन 2014 के वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट इसको नलीफाई कर दिया, इनवैलिडेट कर दिया है। लेकिन फिर भी इस प्रकार की चीजें अभी लागू हो रही हैं, यही सारी चीजें इश्यू निकल के आई है। तो जजमेंट है कहीं ना कहीं लिमिट कर रहा है ये अपने ही कॉन्स्टिट्यूशंस को, और यहाँ पे सारी कॉन्फ्लिक्ट निकल के आ रही है। तो आशा करते हैं चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी जो आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें, तो ये आवश्यक है कि कम से कम अपना जो यहाँ पे फ्रीवोलस इंक्वायरी है, जो गलत इंक्वायरी है, उसको रोका जाए और सही प्रकार से लीगल यूज किया जाए CBI की। तो CBI की डिटेलिंग दे दिया, सारी बैकग्राउंड डिटेलिंग दे दिया। आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये आचार्य संहिता के बारे में मैं कई बार यहाँ पे कवर किया हूँ।
आचार संहिता यहाँ पे नाम बदल दिया गया है, बहुत सारी इश्यू निकल के आ रही हैं, ये आपको मैं कवर किया हूँ। इंडिया का स्टैंड क्या है G20 में, क्या क्या यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक मैट्रिक्स है, उसको अगर देखा जाए तो 9 से 10 सितंबर को हम लोग 18वीं G20 समिट न्यू दिल्ली में हुआ और इसका थीम क्या था, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। अर्थ फैमिली फ्यूचर एक ही होनी चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना। तो ये याद रखिएगा जो यहाँ पे चीजें निकल के आई। भारत जो है G20 की मेजबानी किसको सौंपा, तो ब्राजील को सौंप दिया है। अब देखेंगे कुछ आंकड़ों को जो यहाँ पे निकल के आ रही है। ये आंकड़े क्या दर्शा रहे हैं, तो जीडीपी पर कैपिटा जो डॉलर में है 19 रीजन 18 कंट्री प्लस यूरोपियन यूनियन, ये 1970 से लेकर के 2022 तक चीजें हैं। तो भारत का जो पोजीशन है यहाँ पे है जीडीपी पर कैपिटा 1970 में, यहीं पे 1922 में भारत देखिए क्या ज्यादा तरक्की किया है। ये बड़ी कंट्री जो है डेवलप यहाँ तक पहुंच गई हैं, लेकिन भारत की स्थिति अभी भी इसी जगह पे है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी हम लोग पीछे हैं, 90 में भी, 2021 में भी, इन सब कंट्री से काफी हद तक हम पीछे हैं। इवन सऊदी अरेबिया इस जोन में आता है और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की भी बात करी जाए तो भी हम इसी जोन में आते हैं। चाइना, रसिया, इंडोनेशिया, ये सब भी कंट्री हमसे ऊपर जाएं। वुमेन की पार्लियामेंट में क्या स्थिति है, कितनी नंबर में वो लोग हैं, तो ये कंट्री काफी अच्छी है अभी भी, लेकिन इंडिया के पोजीशंस अभी भी यहाँ पे खराब निकल के आ रही है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको मैं बता दिया। क्लाइमेट फेनोमेनन यहाँ पे फूड सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करती हुई नजर आ रही है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एल नीनो क्या है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चंस वहीं से निकल के आ रही है। ये आपके सामने रहा एल नीनो, यही आपका एल नीनो फेनोमेनन है। ऊपर नॉर्मल ईयर दिखा रहा है, नीचे एल नीनो का वर्ष दिखा रहा होगा। रेड एरो से मालूम चल रहा है आपको जो ऑसिलेशन है, जो करंट सरफेस वाटर है, वो किस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की तरफ नॉर्मल ईयर में जाती है। पेरुवियन रीजन में जो है कोल्ड करंट होते हैं और वार्म करंट ऑस्ट्रेलियन वाले रीजन में। साउथ इक्वेटोरियल करंट ट्रांसफर होके आपके नॉर्मल वर्ष की बात करी जाए तो ऑस्ट्रेलिया में आ जाते हैं। वहीं पे अगर बात करी जाए एल नीनो वाले वर्ष में तो ठीक इसी के उल्टा होता है। ऑस्ट्रेलिया से जो करंट है साउथ इक्वेटोरियल के, वो आपके पेरुवल वाले रीजन में आ जाते हैं और वहां पे गर्म वातावरण हो जाता है, जिसके कारण साउथ ईस्ट एशिया और अमेरिकन वाले रीजन में यहाँ पे काफी गर्मी होती है, ड्रॉट होती है, मानसून्स में चेंजेस हो जाते हैं, वेदर चेंज हो जाता है, जिसके कारण बरसात कम हो जाती है, सूखा पड़ता है, प्रोडक्टिविटी घटती है। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी इम्पैक्ट करती हैं इसी जून में आकर के। सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है, जो आपका एल नीनो वर्ष होता है उसमें ईस्टर्ली विंड्स वीक हो जाती है और वार्म वाटर जो है ईस्टवर्ड की तरफ मूव कर जाते हैं, जो कि एल नीनो ईयर नीचे वाले पार्ट में आपको दिख रहा होगा। तो आशा करते हैं ये जो एल नीनो का चीजें आपको फेनोमेनन में बताया, वो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। नॉर्मल ईयर और एल नीनो ईयर में कैसे प्रोसेस करता है, सारी चीजें यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर दिया। चलिए देखते हैं अब आगे। एल नीनो आपको पता हो ही गया होगा। तो ये जो साउदर्न ऑसिलेशंस है, किस प्रकार से यहाँ पे अभी रिसेंटली आपका ग्लोबल वार्मिंग को इम्पैक्ट कर रही है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारी इम्पैक्ट। कालका शिमला जो रेलवे ट्रैक है वो डैमेज हो चुका है, इसको रिपेयर किया जा रहा है। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में चीजें हैं, बहुत पुरानी चीजें हैं, ये अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। लेकिन अगर बात करी जाए एल नीनो की और ये किस प्रकार से, तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट को बदल रहे हैं हम, ग्लोबल वार्मिंग बदल रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, फ्लोरा फौना डिसअपियर हो रहा है, सारी चीजें। तो वाटर, फूड, इकोलॉजिकल सिक्योरिटी, ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती हुई नजर आ रही है। जो हाईलैंड है यानी हिली एरिया है, वहां पे भी टेम्परेचर स्टेबल नहीं है, वहां पे भी टेम्परेचर बदल रहा है। आजकल हिल एरिया में भी तो एसी लगाई जा रही हैं, पंखे लगाए जा रहे हैं। कभी एक समय था हिली एरिया में इस प्रकार की जरूरतें होती ही नहीं थी, लेकिन आजकल इतनी ज्यादा टेम्परेचर चेंज हो गई हैं, क्लाइमेट चेंज हो गई हैं, वेदर चेंज हो गई हैं कि सारी की सारी चीजें बदल के रख दी गई हैं। तो एल नीनो का जो फेज है वो इम्पैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, ये दोनों में इम्पैक्ट कर रहा है। सबसे ज्यादा साउथ वेस्ट मानसून इम्पैक्ट करता हुआ नजर आ रहा था। फूड सिक्योरिटी को इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि जो फूड की प्राइजेज हैं वो बढ़ेंगी, फूड प्रोडक्टिविटी घटेंगी,
प्रोडक्शंस लोगों की घटेगी, इनकम घटेगी, तो यहाँ पे सुसाइड भी फार्मर्स करते हुए नजर आएंगे। रेन इम्पैक्ट कर रहा है, जो रेन सही जगह से नहीं होगी, ड्रॉट होगी, डिफॉरेस्टेशन होगी, पेड़ की कटाव होगी, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती हुई नजर आएगी। राबी क्रॉप की बात करी जा रही है 2024 में, तो ये कहीं ना कहीं वाटर इरिगेशन जो चल रही है वो इम्पैक्ट कर रही है यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा। तो राबी क्रॉप्स हो गए या खरीफ क्रॉप्स हो गए, सबको यहाँ पे इम्पैक्ट करती हुई नजर आ रही है। ये क्या, तो आपका क्लाइमेट जो फेनोमेना है जिसके कारण ये सारी चीजें होती हैं। आशा करते हैं जो चीजें आपको बताया वहां पे सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो एक जवान मिलिटेंट यहाँ पे और यहाँ पे मारा गया। ये जो केंट है, ये डॉग है, इसकी भी यहाँ पे मृत्यु हो गई। ये मिलिट्री का स्क्वाड ग्रुप है, याद रखिएगा। यहाँ पे ये जो लैब्राडोर है, ये 21 आर्मी डॉग के अंतर्गत यहाँ पे चीजें आती है। और यहाँ पे क्या हुआ है, तो जो मिलिटेंट ग्रुप की तलाशी इंक्वायरी करते वक्त इसकी मृत्यु हो जाती है। तो याद रखिएगा, केंट इसका नाम है। काउ विजिलेंट मोनू मनेसर काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी बन चुके हैं ये, और इनको जो है यहाँ पे गुरुग्राम में धर दबोचा गया है। तो ये वही हैं जो यहाँ पे गुरुग्राम में काफी ज्यादा वायलेंसेस फैली हुई थी। लीबिया में आपको फ्लड के बारे में बता ही दिया, कितना हैवी वहां पे फ्लड आया, जिसके कारण यहाँ पे फ्लैश फ्लड से काफी ज्यादा डेथ होती हुई भी नजर आई है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दिया मैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे G7 जो थी वो G20 को बचाई है, इस प्रकार से जर्नल जो एनवाय है बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, ये आपके जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज हैं। इनकी आंख में वॉकिंग करते हुए चोट लग गई थी, जो कि आंख में यहाँ पे आई पैचेज पहन के आए हुए थे G20 डेलीगेशंस यहाँ पे अटेंड करने के लिए। साउथ कोरिया बहुत उत्सुक है क्वाड यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। क्वाड में कौन कौन सी कंट्री हैं, तो आपकी ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया है, यूएसए है, 4 कंट्री आती है। मेरा क्वेश्चन ये है, क्वाड की स्थापना किस सन में करी गई थी, कौन सा कंट्री जो है यहाँ पे रिकमेंडेशंस दिया था क्वाड को ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पे ICCR ये क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस, ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करी जा रही है नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में। और वैशाली फेस्टिवल यहाँ पे हेल्ड हो जाएगी 15 सितंबर को यहाँ पे वैशाली फेस्टिवल। तो जो बिहार से निकल के आ रहे हैं यहाँ पे, कहीं ना कहीं ये चीजें याद रखिएगा, क्वेश्चंस यहाँ से बन सकता है। न्योमा एयरफील्ड यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ईस्टर्न लद्दाख में लॉन्च किया गया। यहाँ पे राजनाथ जी पहुंचे हुए हैं, डिफेंस मिनिस्टर, और ये LAC में इनोग्रेट किए हैं। तो याद रखिएगा न्योमा कहाँ पे है। जुलाई इंडस्ट्रियल आउटपुट यहाँ पे 5.7%, 5 महीने में सबसे ज्यादा हाई यहाँ पे पहुंचा है। डीजल को खत्म करने की बात बोल रहे हैं गडकरी, क्योंकि देखिए रिन्यूएबल एनर्जी पूरे विश्व में लाने की बात करी जा रही है। तो क्या भारत टारगेट रखा है, 2070 साल टारगेट रखा है कि हम यहाँ तक पहुंच के कार्बन को न्यूट्रल कर देंगे, कार्बन जीरो इमिशंस पे पहुंच जाएंगे। वहीं पे यूएसए की बात करी जाए तो 2050 है। चाइना क्या है, मेरा क्वेश्चन आपसे है, चाइना का क्या लिमिट है, कितना साल तक वो जाकर के कार्बन न्यूट्रल बनेगा। रशियन कंपनी यहाँ पे क्या बातें बोल रही है, तो रशियन कंपनी कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सप्लाई है फर्टिलाइजर की उसको यहाँ पे रोकने की बात कर रहे हैं, सब्सिडी को हटाने की बात कर रहे हैं। तो डाई अमोनियम फास्फेट जो है इंडिया में डिस्काउंटेड प्राइस पे यहाँ पे चीजें चल रही हैं, उसको कम करने की बातें बोली जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं फार्मर को अगर बात करी जा रही है तो बहुत सारी प्रॉब्लम निकल के आएगी, क्योंकि फार्मर को अगर सब्सिडी नहीं प्रोवाइड करी दी जाएगी तो फार्मर तो वैसे ही यहाँ पे ब्रूटल कंडीशन से गुजर रहा है, उसको ये चीजें फेस करनी पड़ेंगी। UN राइट्स चीफ यहाँ पे तालिबान सिस्टम यहाँ पे चल रहा है, जिसके कारण वहाँ पे फ्रीडम बिल्कुल खत्म होती हुई नजर आ रही है। फिलीपींस के नोबल विनर यहाँ पे मारिया रेसा, टैक्स इविजन हुआ है, इनको याद रखिएगा। यहाँ पे नोबल पीस प्राइज विनर मारिया रेसा, याद रखिएगा ये पर्सनालिटी को, नोबल पीस प्राइज फिलीपींस के ये निकल के आते हैं। नवाज शरीफ अक्टूबर तक यहाँ पे आएंगे पाकिस्तान में और इलेक्शंस लड़ेंगे, ये भी लंदन में है, देखते हैं कैसे क्या होता है।
पुतिन और ट्रम्प यहाँ पे ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड प्रोसिक्यूशंस यहाँ पे चल रहा है, मतलब किस प्रकार से पुतिन यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के किम यहाँ पे रसिया में पहुंच चुके हैं। देखते हैं क्या मीटिंग में निकल के चीजें आती हैं। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे। देखिए, जब भी बात करी जा रही है यहाँ पे कोरिया की, यहाँ पे नॉर्थ कोरिया की ही बात कर रहा हूँ अभी, तो नॉर्थ कोरिया से जो किम जोंग उन निकल के आते हैं वो एक प्रकार से टोटलिटेरियन तानाशाही वाली गवर्नमेंट निकाल के लाते हैं, लेकिन अभी ये प्रो रसिया भी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रो रसिया होने का कारण है क्योंकि यूएसए जो है रसिया पे बहुत सारा सैंक्शंस रोक लगा दिया है, जिसके कारण उसकी जो ट्रांजैक्शंस है वो सब रुक गई है, ट्रेड रुक गई है, पॉलिटिकल्स वो सब चीजें इम्पैक्ट हुई हैं। इंडिया बार बार कहता है श्रीलंका को कि भैया जो तमिल वाला रीजन है, जेफना वाला, उस रीजन में जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है श्रीलंका का, वहां पे जो तमिल ग्रुप है अपनी, उसको राइट्स दो, फ्रीडम दो, डेमोक्रेटिक सिस्टम से इलेक्शंस कराओ, इस प्रकार की चीजें बार बार फोकस करता है। लेकिन यहाँ पे चीजें नहीं है। देखिए, ये वही फार्मर हैं जो टी की प्लांटेशंस करने के लिए अंग्रेज तमिल वाले क्षेत्र से अपने श्रीलंका लेकर के उनको गए थे, लेकिन वहां पर जाने के बाद वहीं पे वो बस गए और भारत जब आजाद हुआ तो वहीं पे वो सेटल भी रह गए। तो अभी भी वो वहीं पे हैं, लेकिन उनको अगर बात करी जा रही है राइट्स की तो वो सही प्रकार से मिली नहीं है। उसी चीज को लेकर के भारत बार बार यहाँ पे मुद्दा करता है। भारत की बहुत ही यहाँ पे ट्रेमेंडस जीत हुई है। किसके आगे? तो यहाँ पे श्रीलंका को यहाँ पे हराते हुए नजर आया है। तो भारत की बहुत ही अच्छी विक्ट्री है। एशियन गेम्स कोलंबो में यहाँ पे चल रहा है, श्रीलंका ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपको बता दिया, आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। किसी प्रकार से वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने कलीग को, फ्रेंड्स को आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।